नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का कुछ पार्ट पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक का नाम है आपका एक्स किरण विवर्तन। टॉपिक का नाम है आपका एक्स किरण विवर्तन तथा ब्रैग समीकरण यानी कि ब्रैग्स इक्वेशंस। इसमें क्या बोलता है कि जब कोई भी एक्स रेज बीम को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं तो क्रिस्टल इन किरणों को विवर्तन कर देता है। अर्थात यहाँ से जैसे कि यहाँ से हम लोग किरण को डाले हैं तो निश्चित रूप से थीटा एंगल से, या फिर उसके बाद में ये भी थीटा एंगल से चला गया है। फिर यहाँ पे डाले हैं तो ये भी थीटा एंगल से चला गया है। ये भी थीटा एंगल से आया है तो थीटा एंगल से चला गया है। यानी कि विवर्तन यानी कि प्रकाश के परावर्तित कर देता है। यदि विवर्तित तरंगे समान कला में होती है यानी कि सेम फेज में होती है तो एक दूसरे को प्रबलित करती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार धब्बे प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर सेम प्लेट होगा तो यहाँ पे चमकदार धब्बे प्राप्त होंगे, परंतु यदि समान कला में नहीं होगी तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जैसे समान कला में नहीं बन रही है, एक बार ऐसे बन रहा है फिर नीचे किससे बन रहा है, तो एक दूसरे को ये निरस्त कर देगी। निरस्त करने के कारण यहाँ पे जो है डार्क स्पॉट बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बनेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको समान कला में है, इसीलिए यहाँ पे जो है वह चमकदार धब्बे प्राप्त होंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसे दिया था WL ब्रैग और WH ब्रैग और WH ब्रैग ने इस घटना को प्रयोग करके ZNS की संरचना दी थी तथा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए थे। पहला निष्कर्ष क्या प्राप्त किया था कि क्रिस्टल की उत्तरोत्तर सतह द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया था। दूसरा चीज़ बताया था कि परावर्तित किरणें केवल उस समय ही समान कला में होती है जब सतहों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा का मान पूर्ण गुणक में होता है, यानी कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2D इंटू साइन थीटा होता है। जहाँ पे n पूर्णांक है, लैम्डा को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, और थीटा का मान होता है आपतन कोण, और d का मतलब होता है दो सतहों के बीच की दूरी। यानी कि ये फॉर्मूला याद रखना है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कि क्रिस्टल जालक या त्रिबीम जालक किसे कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। तो त्रिबीम में स्थित अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, किसी भी त्रिबीम में स्थित अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तुम्हारा एक बीमीय क्रिस्टल जालक, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। यानी कि अवयवी कण, वैसे अवयवी कण जो एक सरल रेखा में स्थित होते हैं उसे हम लोग एक बीमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा नंबर है द्विबीमीय क्रिस्टल जालक, यानी कि 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, मतलब अवयवी कण किसी तल में स्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं द्विबीमीय क्रिस्टल जालक, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में स्थित हो, उसे बोलेंगे हम लोग द्विबीमीय क्रिस्टल जालक। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा है त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक, यानी कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, यानी कि अवयवी कण जो है त्रिबीम में हो, यानी कि 3 डायमेंशनल पोजीशन में हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा त्रिबीमीय क्रिस्टल जालक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका एकक कोष्टिका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसका फॉर्मूला क्या है कि संपूर्ण, ये एक तरह से क्रिस्टल है, मतलब संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट सेल इसमें स्थित है इस पूरे क्रिस्टल में। यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। एकक कोष्टिका के प्राचल यानी कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। जैसे यहाँ पे देखो, इसके कोने, किसी भी यूनिट सेल के कोना जो होता है वो 8 कोने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कोर जो होते हैं 3 टाइप के कोर होते हैं, ABC, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। एंगल जो होते हैं यानी कि कोड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये हो गया गामा। कोर जो होते हैं वो 12 कोर होते हैं। 12 कोर कैसे होते हैं, यहाँ पे
मतलब 4 ऊपर होंगे 4 नीचे, और 4 4 8, 8 1 9 10 11 12, यानी कि 12 कोर होंगे। फलक जो होते हैं 6 होते हैं। 6 इसलिए कि ऊपर नीचे आमने सामने, और उसके बाद में हो जाएगा आमने सामने दोनों तरफ हो जाएगा 4, और ऊपर नीचे मिलाकर 6, यानी कि 6 फेस होते हैं, यानी कि फलक होते हैं। कॉर्नर तो 8 होंगे, चूँकि ऊपर में 4 गो नीचे में 4 गो, 8 कॉर्नर होंगे। और काय केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर तो एक ही होगा। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे क्या है कि ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा जो है बराबर हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, ये निश्चित रूप से सही है। उसके बाद में एकक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला है सरल एकक कोशिका, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, माने अवयवी कण केवल कोने पर स्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने पर 8 मतलब अवयवी कण स्थित है, इसे ही हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल या सरल एकक कोशिका। दूसरा नंबर में एक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि यहाँ पे अवयवी कण कोने पर तो स्थित हो ही, प्लस कुछ अन्य स्थानों पर भी स्थित हो, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। यह भी 3 प्रकार का होता है, यानी कि सबसे पहला है फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इसके सभी कोने पर तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ हर एक फेस पे 1 2 3 4 5 6 6 फेस पे आपका रहेंगे, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित यूनिट सेल। उसके बाद में है अंतः केंद्रित कोशिका, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे सभी कोने पर रहते हैं सेल, और एक रहेगा इसके बीचों बीच, तो इसे हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा नंबर में है अंत्य केंद्रित कोशिका, यानी कि इंड सेंटर यूनिट सेल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी कोने पे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ में इसके आमने सामने वाले भुजा पे भी रहेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अंतः केंद्रित कोशिका, यानी कि इंड सेंटर यूनिट सेल। अब उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो निश्चित रूप से 7 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑगस्टस ब्रेविस ने 7 क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल के अनुसार 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसे बाबेज जालक या ब्रेविस लेटिस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है घनीय। घनीय क्रिस्टल के अंतर्गत होता है सिंपल यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 3 संरचना इसके अंतर्गत होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्विसमलंबाक्ष के अंतर्गत सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी कि 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विषम लंबाक्ष के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल, बॉडी यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 4 यूनिट सेल टोटल होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एकनक्ताक्ष क्रिस्टल के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है षटकोणीय यूनिट सेल के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल होता है, यानी कि 1 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। उसके बाद में 6ठा नंबर में है त्रिसमनताक्ष के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल होता है, यानी कि 1 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है त्रिनताक्ष के अंतर्गत सिंपल यूनिट सेल होता है, यानी कि 1 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। यानी कि टोटल कुल ब्राबेज जालक जो हो गए 14 टाइप के ब्राबेज जालक यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक जगह पे है कि क्रिस्टल के निकाय। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे घनीय। तो घनीय जो होता है इसका अक्षीय लक्षण A=B=C होता है। इसके कोण जो होते हैं α=β=γ=90 डिग्री होता है। और इसके उदाहरण हो जाएंगे NaCl घनीय है, KCl भी घनीय है, यानी कि क्यूबिक है, CaF2 भी क्यूबिक है, यानी कि घनीय है, हीरा भी क्यूबिक अर्थात घनीय है, जेनेनिस भी क्यूबिक अर्थात घनीय है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं द्विसमलंबाक्ष, यानी कि टेट्रागोनल। इसके अंतर्गत क्या बोलता है कि A=B=C होता है, यानी कि α=β=γ=90 डिग्री होगा। ये द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल के एग्जाम्पल है TiO2, सफ़ेद SN और SnO2। नेक्स्ट है आपका विषम लंबाक्ष यानी कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोरोम्बिक। विषम लंबाक्ष को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इसके अंतर्गत A=B=C होता है, α=β=γ=90 डिग्री होता है। विषम समलंबाक्ष यानी कि ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे BaSO4, PbCO3 या KNO3। एक नताक्ष के अंतर्गत होता है मोनोक्लिनिक। इसके अंतर्गत A=B=C हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा α=γ=90 डिग्री बट β=90 डिग्री। एक अनताक्ष या मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे CuSO4 × 2H2O, बीटा गंधक Na2SO4 × 10H2O।
त्रिनताक्ष यानी कि ट्राई क्लिनिक के अंतर्गत हो जाएगा अक्षीय लक्षण ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, या त्रिनताक्ष या ट्राई क्लिनिक के कोड हो जाएंगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिनताक्ष या ट्राई क्लिनिक के एग्जाम्पल हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, या H3BO3, या K2Cr2O7 हो जाएगा। उसके बाद में षटकोणीय या हेक्सागोनल के अक्षीय लक्षण हो जाएंगे ए इजकल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, कोड जो होंगे अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 डिग्री और गामा इजकल टू 120 डिग्री। षटकोणीय के उदाहरण होंगे ग्रेफाइट, HGS, AGI और ZnCd। त्रिसमनताक्ष या ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल के अंतर्गत अक्षीय लक्षण होगा ए इजकल टू बी इजकल टू सी और कोड होगा अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिनताक्ष या ट्राइगोनल के एग्जाम्पल जो होंगे क्वार्ट्ज, कैल्साइट या CaCO3। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकक कोष्टिका में अव्ययी कणों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। यहाँ पे कण का स्थान अंत केंद्र रहेगा तो वहाँ पे 1 रहता है, मतलब यूनिट सेल की संख्या 1 होगी, और तो एक यूनिट सेल में भाग लेने के लिए 1/1 इजकल टू 1 ही होगा। फेस फलक रहेगा तो यहाँ पे यूनिट सेल की संख्या 2 होगी, एक यूनिट सेल में भाग लेने की संख्या 1/2 हो जाएगा। और कोर पे रहेगा तो यूनिट सेल में भाग लेने की संख्या 4 होगी और एक यूनिट सेल में भाग लेने की संख्या 1/4। कोने पे जब बात होगा तो यूनिट सेल की संख्या 8 होगी और एक यूनिट सेल में भाग लेने वाली संख्या 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये जो सरल एकक कोष्टिका यानी कि सिंपल यूनिट सेल में कोने पर कण जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे, यहाँ पे भी एक रहेगा, तो कोने पर कण जो होगा 8 × 1/8 इजकल टू 1 कण हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंतर्गत यहाँ पे कोने पर जो कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 × 1/8 इजकल टू हो जाएगा 1। और अंतः केंद्र पर यानी कि यहाँ पे एक बीच में रहेगा तो उसके ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि कुल कण जो हो जाएंगे 1 + 1 इजकल टू 2 हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल के अंतर्गत कोने पर जो कण होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 1/8 इजकल टू 1 कण हो जाएंगे। फलक पर यानी कि 1 2 3 4 5 6 हैं तो फलक पर जो कण होंगे 6 × 1/2 इनकल 3, तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल कण जो होंगे 1 + 3 इजकल टू 4 हो जाएंगे। उसके बाद 4 नंबर में अंतः केंद्रित एकक कोशिका यानी कि इन सेंटर यूनिट सेल के अंतर्गत जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने पर जो कण होंगे 8 × 1/8 इजकल टू 1 हो जाएगा। फलक पर जो कण होंगे 1 2 मैंने 2 सामने रहेगा तो 2 × 1/2 इजकल टू 1 हो जाएगा, यानी कि कुल कण जो होंगे 1 + 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अव्ययी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना। जैसे पहला है 2 तत्व A तथा B से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व A के कोने पर तथा तत्व B के फलक के केंद्र पर स्थित है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए A के कोने पर दिया हुआ है तो 8 × 1/8 इजकल टू 1 हो जाएगा। B के फलक पे दिया हुआ है यानी कि 6 × 1/2 इजकल टू 3 हो जाएगा, यानी कि A/B इजकल टू हो गया 1:3। अणु सूत्र हो जाएगा A1B3 और AB3। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यदि तत्व A तथा B के परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित हो तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो A के कोने पर जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक के घन के कोनों पर एकांतर क्रम में, यानी कि 1 है तो 1 नहीं है, 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 यानी कि A के कोने पर कितना हो जाएगा 4 × 1/8 इजकल टू 1/2 हो जाएगा। अच्छा B के कोने पर जो हो जाएगा 4 × 1/8 इजकल टू 1/2 हो जाएगा। तो A/B इजकल टू 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, यानी कि हो जाएगा 1:1। अणु सूत्र हो जाएगा A1B1 इजकल टू AB हो जाएगा। AB इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि 3 तत्व A B तथा C एक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिसमें A परमाणु कोने पर, B परमाणु घन के केंद्र पर तथा C परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो A के कोने पर रहेगा तो 8 × 1/8 इजकल टू 1 हो जाएगा। B के अंत केंद्र पर रहेगा तो 1 × 1/1 इजकल टू 1 हो जाएगा। C के फलक पे रहेगा तो 6 × 1/2 इजकल टू 3 हो जाएगा, यानी कि A/B/C इजकल टू हो जाएगा 1:1:3 हो जाएगा, यानी कि अणु सूत्र इसका हो जाएगा A1B1C3 और AB C3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं
कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तब पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कोने पर 8 × 1/8 = 1 हो जाएगा। अंतः केंद्र पर 1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1 + 1 = 2, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन यानी कि क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल्स। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था एक होती है जिसके अंतर्गत रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं, जिससे संरचना एक प्राप्त होता है, जिससे निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होता है, जिसे हम लोग CPS यानी कि क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल बोल सकते हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है जिसे निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, यानी कि क्लोज पैकिंग प्राप्त होता है। तो किसी भी संकुलन में यदि एक कण या गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे ही उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब किसी भी संकुलन में या पैकिंग में एक कण या एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि हो जाएगा आपका 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। इसके अंतर्गत जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 से बंधा हुआ है, हर एक जो पॉइंट है 2 से बंधा हुआ है, हर एक पॉइंट 2 से बना हुआ है, हर एक पॉइंट 2 से बना हुआ है, हर एक पॉइंट 2 से बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला है वर्ग निबिड़ संकुलन, जिससे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इसके अंतर्गत जो होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 1 4 से बंधा हुआ है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और ए संकुलन इसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता जो होता है 52.4% होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। यहाँ पे ए बी टर्म में बनता है, तो यहाँ पे एक जो होता है 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ए बी संकुलन इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और संकुलन क्षमता जो होता है 60.4% होता है। क्वेश्चन क्या है कि SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो टोटल परमाणुओं की संख्या होती है 6। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। पहला नंबर होगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पे जो होगा ए संकुलन होगा, सामान्य घनीय जालक सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा, इसका संकुलन क्षमता होगा 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनेगा ए बी के टर्म में बनेगा। आगे देखते हैं लोग, ये जो बनेगा पहली परत जो होगा सीधे ट्रायंगल को माने ढकेगा, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ टी को माने ढकेगा, ठीक है। तो ये भी संकुलन यहाँ पे हमारा बनेगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम लोग बोलते हैं HCP। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम MO Mg BE CD और Zn। इसका संकुलन क्षमता जो होगा 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। उसके बाद में अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती है ओ को ढकना होता है। ABC संकुलन यहाँ पे बनता है। घनीय निबिड़ संकुलन CCP या FCC होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका कॉपर AG AU और Fe। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है, तो आंसर हो जाएगा SCP और CCP। उसके बाद में विकल्प नंबर C। चौथे प्रकार का संतुलन जो होता है BCC संकुलन होता है, जिसकी संकुलन क्षमता 68% होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु का अवाकार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि SCP संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। दूसरा नंबर क्वेश्चन है NaCl रवा की संरचना क्या है, फलक केंद्रित घनाकार यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा B। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल होल्स या वॉइड्स। तो इसमें सबसे पहले है कि अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान या रिक्ति खाली रह जाती है, जिन्हें हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं। अवयवी कण के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान रिक्त या खाली रह जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तियाँ बोलते हैं। वास्तव में रिक्तियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है
चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल्स या वॉइड्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 और बीच में 4 नंबर है, तो यहाँ पे जो ये जो हमारा जो वॉइड है यही हमारा है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, यानी कि 4 गोलों से ये बनी होती है। 3 गोलों के ऊपर एक गोला, एक गोले पर 3 गोले ये स्थित होते हैं, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित कण यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो 4 होते हैं। और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या को हम लोग अगर r मानते हैं और गोले की त्रिज्या को यदि हम बड़ा R से डिनोट करते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा R = 0.225 R होता है। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या को हम लोग डिनोट करेंगे 2n से, जहाँ पे n जो होता है गोलों की संख्या हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये होता है हमारा अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ में क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स या वॉइड्स। इसमें जो होता है 6 गोलों से बनती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गोले से बनती है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 गोले पर 3 गोला रहेगा या 4 गोलों के ऊपर वो नीचे एक एक गोला स्थित रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 गोलों पे है, एक गोला नीचे और ऊपर स्थित है, यहाँ पे 3 गोले पे 3 गोला स्थित है। इस तरह से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, जिसे हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे। अष्टफलकीय रिक्ति से उपस्थित कण की समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं, वो 6 होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अगर R है तो R = 0.414 होता है। ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, जहाँ पे गोलों की संख्या n होती है। क्वेश्चन है आपका, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो निश्चित रूप से 6। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस है ज़्यादा। या तो एक अष्टफलकीय रिक्ति में गोलों की संख्या कितनी होगी और एक चतुष्फलकीय रिक्ति में गोलों की संख्या कितनी होगी, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए और बी तत्वों में से एक ठोस यौगिक बना हुआ है और बी तत्व के परमाणु CCP व्यवस्था में है, जबकि ए तत्व के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। माना क्रिस्टल में परमाणु n है तो बी नंबर में हो जाएगा, CCP क्रिस्टल है तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा आपका n, और ए में चतुष्फलकीय रिक्ति है तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। तो ए अनुपात बी = हो जाएगा 2n1 अनुपात n1, n1 से n1 कट जाएगा तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, तो अणु सूत्र हो जाएगा A2B1, यानी कि A2B आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तत्व के ऑक्साइड में चतुष्फलकीय रिक्तियों में तत्व A तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व B उपस्थित है तो ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा? तो माना कि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है तो A चतुष्फलकीय रिक्ति है तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, और B अष्टफलकीय रिक्ति है तो n हो जाएगा, और O क्रिस्टल जो है मतलब ये हो जाएगा ऑक्साइड का क्रिस्टल, उसमें हम लोग n मान लेते हैं। तो A अनुपात B अनुपात O = हो जाएगा 2n अनुपात n अनुपात n। तो A अनुपात B अनुपात O = 2 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। इस तरह से अणु सूत्र हो जाएगा A2BO हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका कण का त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध स्थापित करना। सबसे पहला है सिंपल, तो सिंपल में ये हो जाएगा यहाँ पे 8 कोनों पर 8 मतलब कि यहाँ पे रहते हैं हमारे पास में कण। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, तो इसके बीच में r और r डिस्टेंस है, इसको हम लोग a से डिनोट करते हैं तो 2r = a हो जाएगा, तो r = a/2, यानी कि सिंपल यूनिट सेल में r और a में रिलेशन जो होगा वो हो जाएगा r = a/2। ये पूछ सकता है। उसके बाद में फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्र में निश्चित रूप से सारे जो है कॉर्नर पे एक एक रहेंगे और इसके फलक पे भी एक एक रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 गोले हैं और यहाँ से यहाँ तक r, फिर से r r और r, इतना r बना हुआ है, और यहाँ पे a है और a है, तो a अगर इसको हम लोग डायगोनल लेंगे तो a प्लस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा, तो √2 × a हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम करेंगे तो √ इस तरह से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर = हो जाएगा √2a स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √2 × a, वहीं लिखा गया है। तो यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4 r = a√2, तो r = हो जाएगा a√2/4। यहाँ यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r = a/2 होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में r = a√2/4 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्रित। तो अंतःकेंद्रित में क्या होता है कि यहाँ पे 8 कॉर्नर पे रहता है और एक बीच में रहता है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा आपका
यदि ठीक से देखा जाए तो ए हो जाएगा A√2 और A√2 से बन जाएगा ए। तो यहाँ पे वही हम लोग दिखाए हैं, 1 2 3 तो बन रहा है। यहाँ पे ए वाला हो गया आपका डिस्टेंस A√2 और ए वाला हो गया ए। तो ये A√2 और ए, तो ये पूरा का डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर। अगर हम निकालना चाहें तो A√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो निश्चित रूप से हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर ये हो जाएगा 2 + 1 3, यानी कि 3a स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू ए। तो इसका डिस्टेंस हो गया, तो 1 2 3 4, तो 4r इक्वल टू हो जाएगा A√3, तो r इक्वल टू हो जाएगा A√3/4। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पैकिंग निकालते हैं। सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक के लिए हमको यूनिट सेल निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जैसे इसके पहले भी निकाले थे हम लोग, 2r इक्वल टू ए, उसके बाद में हो जाएगा r इक्वल टू A/2। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं, उसके बाद में है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता में दिया हुआ है एक कण का आयतन डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का आयतन। एक कण का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ डिवाइड बाई हो जाएगा A³ इक्वल टू 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू A/2 r इक्वल टू A/2 हो जाएगा तक का क्यू डिवाइड बाई A³। तो सबको जब हम कटाएंगे तो निश्चित रूप से 11/21 आएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0.5238, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी 0.524 हम लोग लिख सकते हैं। और पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 52.4%। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता कितना होगा, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे रहता है, उसके बाद में हर एक फेस पे रहता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया, ये वाला हो गया ए, ठीक है। तो इसका पूरा डिस्टेंस हो जाएगा √2a और यहाँ पे r यानी कि 4r हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4r इक्वल टू A√2, तो r इक्वल टू हो जाएगा A√2/4। संकुलन क्षमता हम लोग जानते हैं 4 कणों का आयतन डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई A³ हो जाएगा। तो 4 × 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/60 और r का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है A√2 डिवाइड बाई 4 का होल क्यू डिवाइड बाई A³। जब इसको हम पूरी तरह से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 11√2 डिवाइड बाई 21। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पैकिंग इफिशियंसी 11/21 इंटू √2 का मान होता है 1.414। जब इसको हम 11/21 को करेंगे तो 0.524 इंटू 1.414 हो जाता है। चूँकि 11/21 को हम लोग लास्ट में देखे तो 0.524 होता है। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 0.740। इसको भी याद रखेंगे और परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी 0.740 गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 74 हो जाएगा फेस सेंटर्ड के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे रहता है और साथ में इसके बॉडी में रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए है और ए है, तो ये वाला 90 डिग्री पे है तो ये हो जाएगा √2a। तो ये वाला हो गया √2a, यहाँ पे ए हो गया। तो इन दोनों को हम लोग करेंगे तो √3a हो जाएगा, यानी कि 4r 1 2 3 4 है तो 4r इक्वल टू A√3 और r इक्वल टू हो जाएगा A√3/4। यहाँ से संकुलन क्षमता इक्वल टू 2 गुने कणों का आयतन डिवाइड बाई यूनिट सेल का आयतन होता है, तो 2 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई A³ हो जाएगा। यहाँ से पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 2 × 4/3 गुने पाई 22/60, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू r का मान यहाँ से लिख लेंगे A/√3 डिवाइड बाई 4 का होल क्यूब। और सबको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 11√3 डिवाइड बाई 28। 11 को √3 का मान होता है 1.732 डिवाइड बाई 28। इसको गुना करेंगे तो 19.052 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा और इसको हम लोग जब भाग करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 0.68 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा 68%। अब हम कुछ न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे वेट ऑफ NaCl दिया हुआ है 58.5 ग्राम, यानी कि W से डिनोट करेंगे। मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl दिया हुआ है 58.5 ग्राम, M से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा W/M गुने Na डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से W का वैल्यू दिया हुआ है 58.5, M का वैल्यू दिया हुआ है 58.5 गुने Na, यानी कि वो एडवांस नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र
केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना है। एयू का मान कितना होता है? 197 होता है। यहाँ पे वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, एटॉमिक वेट ए 197 हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू W/A इंटू Na होता है डिवाइड बाई 4। एक W का वैल्यू है 2 और A का वैल्यू है 197 गुने Na का वैल्यू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4। जब इसको पूरा तरह से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15.2 गुने 10⁻20 यूनिट सेल, या इसी को लिख सकते हैं 1.52 गुने 10⁻21 यूनिट सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है किसी दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे यदि कोर की लंबाई ए दिया हुआ है, घनत्व यदि डी दिया हुआ है, कुल द्रव्यमान एम दिया हुआ है, तो कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू जेड होता है, यानी कि पूरे क्रिस्टल का आयतन, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू पूरे क्रिस्टल का आयतन डिवाइड बाई एक यूनिट सेल का आयतन गुने जेड हो जाएगा। यानी कि परमाणुओं की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान बाई घनत्व डिवाइड बाई ए क्यू इंटू जेड हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके माध्यम से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तत्व BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है जिसके कोर की लंबाई 288 pm है। तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। जेड का मान दिया हुआ है 2, ए का मान दिया हुआ है 288 pm यानी कि 288 गुने 10⁻10 सेंटीमीटर, डी का मान दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एम का मान दिया हुआ है 208 ग्राम। परमाणुओं की संख्या हो जाएगा m/d इंटू ए क्यू इंटू जेड। एम का वैल्यू है 208, जेड का वैल्यू है 2, डी का वैल्यू है 2.7 और ए का वैल्यू है 288 इंटू 10⁻10 का पावर क्यू हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 6.44 इंटू 10⁻24 परमाणु। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स। माना कि यूनिट सेल का कोर ए दिया हुआ है, एक यूनिट सेल में कुल कोर कितना है, जेड है, एक का द्रव्यमान है एम, क्रिस्टल का मोलर द्रव्यमान इसको बड़ा एम से डिनोट करते हैं, अवोगाद्रो की संख्या Na से डिनोट करते हैं। तो एक यूनिट सेल का घनत्व अगर डी है तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन होता है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा जेड बाई ए क्यू इंटू एम से डिनोट करेंगे, एम इक्वल टू एम बाई Na हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डी इक्वल टू जेड बाई ए क्यू इंटू एम बाई Na, और यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू को हम लोग भी से डिनोट करेंगे तो भी इंटू Na हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते। क्वेश्चन है कि सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है तथा एकक सेल का कोर 430 pm है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। Na का घनत्व तो दिया हुआ है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, परमाणु भार 23 दिया हुआ है और Na का मान 6.023 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है। A इक्वल टू 430 pm यानी कि 430 गुने 10⁻10 सेंटीमीटर है। जेड का मान ज्ञात करना है। डी इक्वल टू दिया हुआ है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एम का वैल्यू दिया हुआ है 23, Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू Na। तो यहाँ से जेड निकालना है तो जेड इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू ए क्यू इंटू Na डिवाइड बाई एम। डी का मान दिया हुआ है 0.9623, ए का मान दिया हुआ है 430 गुने 10⁻10 का होल क्यू हो जाएगा। Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 और एम का वैल्यू दिया हुआ है 23। जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 2.00355 यानी कि जेड का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करना है। Na का वैल्यू दिया है 23 और Cl का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.55। AQ इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। M का वैल्यू NaCl 23 प्लस 30.5 इक्वल टू 58.5 हो जाएगा। D का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे Z FCC के लिए 4 हो जाएगा। Na का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। तो डी इक्वल टू हम जानते हैं जेड एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू Na। तो डी इक्वल टू हो जाएगा जेड का वैल्यू 4 इंटू एम का वैल्यू 58.5 और ए का वैल्यू 2.01 इंटू 10⁻2 का होल क्यू की जरूरत नहीं है चूँकि ए क्यू का ही वैल्यू ये दिया हुआ है और Na का वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको पूरा तरह से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि क्रिस्टल का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर के लगभग है। कॉपर का वैल्यू होता है आपका 63.5। FCC स्ट्रक्चर का है तो जेड इक्वल टू 4 हो जाएगा। एम इक्वल टू 63.5। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। डी का मान निकालना है चूँकि डी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू Na। डी इक्वल टू जेड का वैल्यू 4 है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 63.5
यहाँ पे ए का वैल्यू दिया 3.61 इंटू 10⁻8 का होल क्यूब और एन ए का वैल्यू दिया 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा 8.97 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के एकक सेल का आयतन 1.81 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल का घनत्व ज्ञात करना है। NaCl का FCC स्ट्रक्चर का, इसलिए Z = 4 हो जाएगा। M = 58.5 चूँकि 23 + 33 35.5 हो जाएगा। ए क्यू का मान दिया हुआ है 1.81 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। Na का वैल्यू दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। डी का मान निकालना है तो D = दिया हुआ है Z × M / AQ × Na। D = Z का मान 4 दिया हुआ है, M का मान 58.5, ए का मान AQ का मान ही दिया हुआ है 1.81 इंटू 10⁻22। Na का मान हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो डी का मान हो जाएगा 2.14 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख समराइज तरीका से हम लोग देखते हैं विभिन्न आयनिक क्रिस्टलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल्स। सबसे पहला है, कभी भी पूछ सकता है कि NaCl टाइप का मैंने का विवेचना करें तो आप लोग इसी से लिख सकते हैं। NaCl की आयनों की स्थिति जो होगी Cl- पे CCP होता है और Na+ पे अष्टफलकीय रिक्ति के रूप में रहता है। इसका एग्जाम्पल है LiX, NaX, KX, RbX, AgCl और AgBr। NaCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है Na+ पे 6 और Cl- पे 6 होता है। और NaCl टाइप में यूनिट सेल में सूत्र जो होता है वह होता है 4। CaCl टाइप जो कि पूछा हुआ है 2015 साल में, CS+/Cl- का जो यहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू होता है वह होता है 0.933 होता है। Cl- पे घन के कोने पे BCC स्ट्रक्चर होता है और CS+ पे अंतः केंद्र पर BCC स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल है CSCl टाइप का CSX, CSBr, TiBr और TiCl। CSCl टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर CS+ पे 8 होता है और Cl- पे 8 होता है। यूनिट सेल में सूत्र CSCl टाइप का 1 होता है। अब आते हैं ZnS टाइप में, यहाँ पे S-2 पे CCP स्ट्रक्चर होता है और Zn+2 पे आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। ZnS टाइप का एग्जाम्पल ZnS, CuX और AgI होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ZnS टाइप में Zn+2 पे 4 होता है और S-2 पे 4 होता है। ZnS टाइप का यूनिट सेल जो होता है 4 होता है। नेक्स्ट है आपका CaF2 टाइप में Ca+2 पे CCP स्ट्रक्चर होता है और F- पे चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। CaF2 टाइप का एग्जाम्पल CaF2, SrF2, BaF2 और BaCl2 होता है। CaF2 टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 पे 8 होता है और F- पे 4 होता है और CaF2 टाइप में यूनिट सेल में सूत्र होता है 4। अब Na2O टाइप में O2- CCP स्ट्रक्चर होता है और Na+ पे चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। Na2O टाइप में एग्जाम्पल होता है Na2O और Li2O। Na2O टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ पे 4 होता है और O- पे 8 होता है और Na2O टाइप में यूनिट सेल में सूत्र 4 होता है। उसके बाद में AgI टाइप में I- पे षटकोणीय यूनिट सेल होता है और Ag+ में आधी चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। AgI टाइप में एग्जाम्पल AgI होता है, ZnO होता है, NH4F होता है और AlN होता है। AgI टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर Ag+ पे 4 होता है और I- पे 4 होता है। AgI टाइप में यूनिट सेल में सूत्र 4 होता है। इस तरह से हमने इस सारे को देख लिया एक जगह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ताप तथा दाब में परिवर्तन करने पर कुछ क्रिस्टलों की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि ताप में वृद्धि होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, यानी कि ऐसा उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या में घटेगा, यानी कि परिवर्तन होगा, वो नीचे की तरफ घटेगा। दाब में यदि वृद्धि होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे CSCl टाइप क्रिस्टल अगर लेते हैं तो हाई टेम्परेचर देते हैं, यानी कि 740 डिग्री केल्विन, तो NaCl टाइप क्रिस्टल में बदल जाता है, यानी कि ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं CSCl में और NaCl टाइप का क्रिस्टल बन जाता है, जिसके कारण 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर अगर देते हैं तब। उसके बाद में है आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात = धनायनों की त्रिज्या डिवाइड बाई ऋणायनों की त्रिज्या, यानी कि R+ डिवाइड बाई R- होता है। अब हम लोग नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे त्रिज्या अनुपात के अंतर्गत यदि 0.155 से लेकर 0.225 तक रहता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा और इसकी आकृति होगी समतलीय त्रिकोणीय, और उदाहरण के तौर पे B2O3 हम लोग लिख सकते हैं। यदि त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 तक रहता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ये चतुष्फलकीय होता है और इसका एग्जाम्पल ZnS हो सकता है।
यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है। इसका कोई भी उदाहरण नहीं है। यदि त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है और इसका उदाहरण है NaCl। यदि त्रिज्या अनुपात 0.732 से लेकर 1.001 तक होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और इसकी आकृति अंतः केंद्रित घन होती है और इसका उदाहरण हो जाएगा CsCl। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3, 4, 6, 8 होता वाले क्रिस्टल हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 7, 9 वाले क्रिस्टल नहीं बनते हैं। यानी कि 3, 4, 6, 8 वाले क्रिस्टल बनेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 5, 7, 9 होता है वैसे क्रिस्टल नहीं बनते, क्योंकि ऐसे क्रिस्टलों में धनायन तथा ऋणायनों का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। इसीलिए क्रिस्टल नंबर जिनका 5, 7, 9 होगा वैसे क्रिस्टल बन ही नहीं सकते हैं। त्रिज्या अनुपात अधिक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होगा, जिसके कारण आस्थायित्व भी अधिक होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक ठोस A+B- की संरचना NaCl के समान है। यदि ऋणायन की त्रिज्या 241.5 पिकोमीटर है तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या गणना करना है। क्या त्रिज्या 50 पिकोमीटर युक्त एक धनायन C+ को क्रिस्टल A+B- की चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेश किया जा सकता है? तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है NaCl के लिए R+/R- आप होता है NaCl के 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है, तो वो वैल्यू याद रखना जरूरी है। इसलिए R- का वैल्यू मिनिमम दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। R+ न्यूनतम मान के लिए R+/R- इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान लेंगे तो हो जाएगा 0.414। R+ डिवाइड बाई R- का मान वैल्यू दिया हुआ है 241.5 इक्वल टू 0.414 हो जाएगा। यहाँ से R+ का वैल्यू हो जाएगा 0.414 इंटू 241.5, यानी कि R+ का वैल्यू कितना आ गया 99.98 पिकोमीटर। चतुष्फलकीय रिक्ति R+/R- इक्वल टू 0.225 माइनस 0.414 हो जाएगा, यानी कि R+ डिवाइडेड बाई R- का वैल्यू दिया हुआ है 241.5 इक्वल टू 0.225, तो हो जाएगा R+ इक्वल टू 0.225 गुने 241.5 हो जाएगा, यानी कि R+ का वैल्यू 54.34 हो जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या 54.34 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो C+ की त्रिज्या हो जाएगा 50 पिकोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि C+ की त्रिज्या 50 पिकोमीटर दिया हुआ है और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या 54.34 पिकोमीटर आया है, तो रिक्ति की त्रिज्या ग्रेटर देन है C+ की त्रिज्या थे, तो C+ को सरलता से चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेशित किया जा सकता है। यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक यौगिक AB में A+ आयन की त्रिज्या 90 पिकोमीटर है तथा B+ की त्रिज्या 186 पिकोमीटर है, तो AB की समन्वय संख्या एवं संरचना ज्ञात करना है। R+/R- का वैल्यू दिया है 90/186 इक्वल टू 0.4838 पिकोमीटर, यानी कि 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में स्थित है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या हो जाएगा 6, तो संरचना आकृति जो होगा अष्टफलकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम BCC रवा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है। तो देखिए BCC क्रिस्टल त्रिज्या में R इक्वल टू √3/4 होता है, तो R इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू A का वैल्यू दिया हुआ है 351, तो R इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाई 4 इंटू 351, वैल्यू हो जाएगा 151.983। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में भी और 2017 में भी और 2021 में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत ज्ञात है। BCC में पैकिंग इफिशियंसी 68% है, तो कुल स्थान है 100%, तो मुक्त खाली स्थान कितना हो जाएगा 100 माइनस 68% इक्वल टू 32% खाली स्थान हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम की Na2O में 4 होती है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, कतरनीक में CaCl क्रिस्टल में CS+ समन्वय संख्या 8 होती है। CaCl में CS++ Cl- होता है, CS+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ये सही है। और CaCl के क्रिस्टल में Cl- आयन BCC प्रकार के सीमित पैकिंग है, तो ये निश्चित रूप से BCC पैकिंग होता है, तो दोनों कथन सही है, तो कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। विकल्प नंबर, तो इसीलिए ये 2011 में पूछा हुआ है, यानी कि कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन कि किसी धातु की खष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होगी? तो 12 हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है SCF में। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी तक हमने जितने भी क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सबको हमने देख लिया है। अब इसके बाद में मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे
क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स को हम लोग जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।